नमस्कार मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों। देखिए आज हमारा सेकंड टेस्ट था। हमारा जो टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं उसमें पहले हमारा अफ्रीकन लिटरेचर कंप्लीट हुआ, उसका टेस्ट था। अब हमारा एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर कंप्लीट हुआ, उसका टेस्ट है। अब इस टेस्ट में हमने क्या है 17 क्वेश्चन तो एफ्रो अमेरिकन से लिए हैं और 3 क्वेश्चन जो है हमारे अफ्रीकन से लिए हैं, जिससे कि और हर टेस्ट में ऐसा ही होगा कि आपका रिविज़न होता जाएगा। और ये सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। आप सब लोग ऐप पर जाकर लिंगा फ्रैंका ऐप पर टेस्ट दे सकते हैं और उसका सब सारे के सारे जो टेस्ट हैं आपको पूरे के पूरे सिलेबस के टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे, जो एक तरीके से बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ प्रूव होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब का वीडियो सोल्यूशन भी कराया जाएगा, जिससे आपको पता लगे कि किस किस क्वेश्चन को पूछने का कारण क्या है और इसमें क्या क्या और बातें पूछी जा सकती हैं और हम किस तरीके से क्वेश्चन जो है उसको एनालिसिस करें, जिससे कि एग्जाम में उससे आसपास कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे उनके आंसर्स मुझे देने हैं, लेकिन अभी क्या है आपकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, वीडियो क्लासेस एक, और फिर उसमें आपको वो बताया भी जाएगा कि किस किस के अंदर 10 में कौन कौन है, और फिर इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, उनका भी जवाब दिया जाएगा। तो पहले हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट सेकंड था। इसका टॉपिक जो है एफ्रो अमेरिकन एंड अफ्रीकन लिटरेचर। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, रिमेंबर क्रिश्चियंस नीग्रोज ब्लैक एज केन मे बी रिफाइंड एंड जॉइन द एंजेलिक ट्रेन अबव लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है? तो देखिए रिमेंबर क्रिश्चियंस याद रखो कि निग्रोज हालांकि वो कह रहा है कि निग्रोज ब्लैक एज केन की तरह ब्लैक है। देखो ये बिब्लिकल स्टोरी है कि भाई एडम और ईव जो है उनके जो है 2 बच्चे थे, एक था एबल और एक का नाम था केन। और इस केन ने क्या किया? केन मर्डर्ड हिज ब्रदर एबल। ओके, तो ये बाइबल की स्टोरी है। तो वो कह रहा है कि क्रिश्चियंस जो है निग्रो जो हैं वो भी रिफाइंड हो सकते हैं और वो भी एंजेलिक ट्रेन में शामिल हो सकते हैं। एंजेलिक ट्रेन में शामिल हो सकते हैं, इसका मतलब जो भी अच्छे क्रिश्चियन होंगे वो क्या होगा, हेवन में जाकर एंजल्स बन जाएंगे और एंजल्स की जो ग्रुप है उसमें शामिल हो जाएंगे। फाइन, तो ये पोइम है। अब पूछा गया है कि ये जो पोइम है कहाँ से ली गई है। तो ध्यान रखना ये जो पोइम है, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइन्स ली गई हैं ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका बाय फिलिप्स व्हीटली। ओके, देखो फिलिप्स व्हीटली जो है इस पोइम के थ्रू ये बताना चाह रही है कि भाई हम जो हैं निग्रोज भी अच्छे क्रिश्चियन बन सकते हैं। अगर ना दे कैन ऑल्सो ज्वाइन एंजेलिक ट्रेन, इसका मतलब वो एंजेलिक ट्रेन मतलब देवदूतों के ग्रुप में। तो देवदूतों के ग्रुप में कौन शामिल होगा? जो अच्छे क्रिश्चियंस होंगे। तो उसने कहा कि हम भी अच्छे क्रिश्चियन बन सकते हैं। और ये आरपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इस पोइम की थीम क्या है। तो इस पोइम की थीम ही ये है कि दे कैन ऑल्सो बिकम गुड क्रिश्चियन, वो भी अच्छे क्रिश्चियन बन सकते हैं। तो इसीलिए उस पोइम में उसने कहा है कि क्रिश्चियंस ध्यान दो, हम निग्रो जो हैं वो भी रिफाइंड हो सकते हैं और वो भी क्या है एंजेलिक ट्रेन में शामिल हो सकते हैं। तो ये पोइम है ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका बाय फिलिप्स व्हीटली। ध्यान रखना फिलिप्स व्हीटली जो है, हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ों को इस क्लास में। फिलिप्स व्हीटली जो है फर्स्ट पब्लिश्ड राइटर है, फर्स्ट पब्लिश्ड एफ्रो अमेरिकन राइटर। ओके, और फिलिप्स व्हीटली का जो वर्क है वो कलेक्शन ऑफ पोइम्स है और उस पोइम का नाम है पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट रिलीजियस एंड मॉरल। देखो ये उसकी बुक का नाम है, पोइट्री की बुक है जिसमें कि 39 पोइम्स हैं। जिसमें कितनी पोइम्स हैं? 39 पोइम्स का कलेक्शन है। और ये जो पोइम है ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका, ये जो पोइम इज अ पार्ट ऑफ दिस बुक, इस बुक का पार्ट है। इट मीन्स इट इज वन ऑफ द 39 पोइम्स ऑफ पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट रिलीजियस एंड मॉरल्स। ये जो बुक है ये फर्स्ट पब्लिश्ड बुक है बाय एनी एफ्रो अमेरिकन। ओके, 1773 में पब्लिश हुई थी। सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। फाइन, देखो और आगे इसमें हम और ऑप्शंस की तरफ जाएं तो नेक्स्ट हमने ऑप्शन में दिया है हार्लम बाय लैंगस्टन ह्यूज। देखो सारे की सारी जो चॉइसेस है ना वो सोच समझ के दी गई हैं, जिससे कि आपको एक ही क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन निकलें।
हर क्वेश्चन आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन जो है कराएगा। और हर टेस्ट आप ध्यान रखना, जो भी हमारा टेस्ट होगा वो आपको पूरे के पूरे जो आपका सेक्शन है, जैसे मान लो एफ्रो अमेरिकन का टेस्ट है तो पूरा का एफ्रो अमेरिकन का आपका रिवीजन हो जाएगा टेस्ट के थ्रू। पेपर ही इस तरीके से बनाए, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं, सारे क्वेश्चन सोच समझ के और इंटेंशनली बनाए कि भाई इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मिल जानी चाहिए। देखिए नेक्स्ट मैंने इसमें चॉइस में दिया है कि हार्लम बाय लैंगस्टन ह्यूज। तो देखो ये हार्लम पोएम जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक राइटर है जिस LORRAINE, लॉरेन हैंसबरी। लॉरेन हैंसबरी जो है उसका एक वर्क है और वो है रेजिन इन द सन। रेजिन इन द सन, और जो रेजिन इन द सन का जो टाइटल लिया गया है वो लैंगस्टन ह्यूज की पोइम हार्लम से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये हार्लम जो है इसी पोइम का दूसरा टाइटल और है, और वो टाइटल है ड्रीम डिफर्ड। ड्रीम डिफर्ड। देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको। ये लैंगस्टन ह्यूज जो है उसकी पोइम है हार्लम, ओके, एंड very famous work by लॉरेन हैंसबरी आर रेजिन इन द सन। रेजिन इन द सन जो वर्क है लॉरेंस हैंसबरी का, द टाइटल ऑफ दिस वर्क हैज बीन टेकन फ्रॉम लैंगस्टन ह्यूज पोएम हार्लम, एंड देयर इज ऑल्सो अनदर टाइटल ऑफ द पोएम हार्लम एंड दैट इज ड्रीम डिफर्ड, ओके। और इसके बारे में बहुत सारा डिटेल में मैंने आपको बताया था कि भाई क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अभी हम उतनी चीजों पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखो थर्ड ऑप्शन में मैंने दिया सिंपैथी बाय पॉल लॉरेंस डनबार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सिंपैथी पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही फेमस राइटर हुई है जिनका नाम है माया एंजेलो। ध्यान रखना, एक बहुत ही फेमस राइटर है जिसका नाम है माया एंजेलो। माया एंजेलो जो है उसने अपनी ऑटोबायोग्राफीज की सीरीज लिखी है, 7 सीरीज। उसमें जो फर्स्ट जो बुक है उसका नाम है आई नो वाई द केज्ड बर्ड। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। देखो ये बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफी है माया एंजेलो की। और माया एंजेलो की जो ऑटोबायोग्राफी है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग, इसका टाइटल जो है ये पॉल लॉरेंस डनबार की सिंपैथी से लिया गया है, ओके। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ओके। सिंपैथी जो है वो पोइम है 3 स्टेंजास की, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेंजा में तो वो कहती है कि भाई आई नो वाई द केज्ड बर्ड, आई नो व्हाट द केज्ड बर्ड फील। सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है आई नो वाई द केज्ड बर्ड फ्लीट्स हर विंग, और थर्ड में कहती है कि आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग। तो ये जो लाइन है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, इसको जो है आपकी माया एंजेलो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के टाइटल में लिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है फ्रॉम वेयर द टाइटल आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग, ओके, हैज बीन टेकन, देन आंसर इज सिंपैथी बाय पॉल लॉरेंस डनबार, ठीक है। देखो फोर्थ चॉइस के बारे में देखें, ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग बाय माया एंजेलो। देखो ये जो माया एंजेलो की पोइम है जिसका नाम है ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन की जो प्रेसिडेंशियल, ठीक है ना, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है उसमें इस पोएम को रीड किया गया था, ओके। मतलब जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन उनकी जब प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी तो इस पोएम को रीड किया गया था, इस पोएम को पढ़ा गया था, फाइन। और ये सेकंड ऐसी राइटर है जो किसी प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी में जिसकी पोएम को रीड किया गया हो, यानी जिसने अपनी पोएम को रीड किया गया हो। फर्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है ना। जॉन एफ कैनेडी जो है उनके प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम को रीड किया गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम को रीड किया। और उसके बाद सेकंड ये है माया एंजेलो, और उस पोएम का नाम है ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। देखो ये क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन का जो है एक समूह है, कलेक्शन है। क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना था कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो हमने फर्स्ट चॉइस देखी ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका बाय फिलिस व्हीटली। हमने यहीं से देखा कि फिलिस व्हीटली जो फर्स्ट पब्लिश्ड राइटर है और उसकी जो पोएम के कलेक्शन का नाम है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट ऑन रिलीजियस एंड मॉरल, हमें ये पता लगा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 39 पोएम्स। उसके बाद हमने देखा सेकेंड हार्लम जो है लैंगस्टन ह्यूज। हमने देखा कि ये लॉरेन हैंसबरी जो है
उसके जो वर्क है ए रेजन इन द सन का टाइटल जो है यहीं से लिया गया है। थर्ड हमने देखा चॉइस सिंपैथी पॉल लॉरेंस डनबार। तो पॉल लॉरेंस डनबार जो है उसकी सिंपैथी जो पोइम है, ठीक है, उसकी लाइन को माया एंजेलो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के टाइटल के लिए लिया है। और ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग बाय माया एंजेलो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रेसिडेंशियल सेरेमनी पर रीड की गई पोइम है और ये सेकंड राइटर है जो किसी प्रेसिडेंशियल सेरेमनी और इनॉग्रेशन सेरेमनी में जिसने अपनी पोइम को रीड किया। एंड द फर्स्ट वन इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फाइन, नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट को किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारी चॉइसेस हैं, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू निग्रो मूवमेंट, द ब्लैक रेनेसेंस, द ब्लैक पावर मूवमेंट, एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट। देखो ये जो स्टेटमेंट है एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट, ये एक राइटर है जिसका नाम है लॉरी नील, ठीक है, LARRY, लॉरी नील। इसने आपके जो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट जो है उसके लिए कहा था इट इज एन एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट। देखिए ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के बारे में यदि हम जानें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी स्टार्टिंग जो है 1965 से और 1975 तक मानते हैं। कब से कब तक मानते हैं इसको? 1965 टू 1975, 1965 टू 1975। और इट स्टार्टेड इन 1965 ओके बाय अमीरी बराका। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने स्टार्ट किया? अमीरी बराका ने। अमीरी बराका ने ब्लैक आर्ट्स रेपर्टरी थिएटर जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट किया और उसके साथ ही आपका ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट जो है एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था। ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट क्या था? एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था और इस आर्टिस्टिक मूवमेंट के थ्रू जो ब्लैक जो लोग हैं उनके अधिकारों की राइट्स की बात की गई, ठीक है। तो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट जो है आर्टिस्टिक मूवमेंट था। अब देखिए यहां पर यदि हम बात करें द न्यू निग्रो मूवमेंट ऑफ ब्लैक रेनेसेंस, तो ये जो न्यू निग्रो मूवमेंट ऑफ ब्लैक रेनेसेंस ये कहते हैं हार्लम रेनेसेंस को। ये किसको कहते हैं? हार्लम, HARLEM, हार्लम रेनेसेंस, RENAISSANCE, जो कि 1920s से और 1930s तक था। हार्लेम रेनेसेंस के बारे में हमने पढ़ा था बहुत अच्छी तरह से। हार्लेम रेनेसेंस क्या है कि मैनहट्टन में एक जो है हार्लेम नाम की एक जगह पर जो नॉर्थ के जो लोग हैं वो एकदम से माइग्रेट किए और वहाँ वो सेंटर बन गया अफ्रो अमेरिकन कल्चर का। इसलिए अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर और कल्चर का इसे रीबर्थ मानते हैं और इसका टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि अब जो अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर है उसको केवल ब्लैक लोग ही नहीं बल्कि ये अमेरिकन लिटरेचर की मेन स्ट्रीम में भी आ गया था, ठीक है ना। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था हार्लेम रेनेसेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक राइटर हुई है जिसका नाम है एलन लॉक। एलन लॉक की एक एंथोलॉजी है, एलन लॉक की एक एंथोलॉजी है जिसका नाम ही यही है द न्यू निग्रो, और उसने जो हार्लेम रेनेसेंस को नाम दिया है द न्यू निग्रो, ओके। और हार्लेम रेनेसेंस को उसने नाम दिया है ब्लैक रेनेसेंस। तो देखो ये तो हार्लेम रेनेसेंस के नाम है, कौन से? द न्यू निग्रो मूवमेंट और ब्लैक रेनेसेंस, ठीक है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया क्योंकि ये तो क्या है? हार्लेम रेनेसेंस के नाम है, ओके। अब देखो नेक्स्ट है ब्लैक पावर मूवमेंट। तो ब्लैक पावर मूवमेंट तो अपने आप में एक अलग मूवमेंट है। ब्लैक पावर मूवमेंट एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है। पर्पस तो वही था, दोनों नॉन वायलेंस ही था, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट था, सोशल और पॉलिटिकल। ये कैसा मूवमेंट था? सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट था। जबकि हमारा ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट क्या था? कैसा था? आर्टिस्टिक मूवमेंट था। और इसी मूवमेंट को जो है हमें पता है कि लैरी नील ने क्या कहा है? एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट। क्योंकि ये तो क्या है? सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट था और एस्थेटिक मतलब रिलेटेड टू ब्यूटी, रिलेटेड टू प्लेजर, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये। तो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता है? एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट। देखो द न्यू निग्रो मूवमेंट और ब्लैक रेनेसेंस तो ये हार्लेम रेनेसेंस के नाम है, ठीक है ना। और एलन लॉक ने ये नाम दिए हैं। और एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट जो है ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट को नाम दिया है लॉरी नील ने। तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर नंबर 4। तो इसमें आपको देखो इतनी सारी चीज़ों के बारे में बता दिया हमने, ठीक है।
तो देखो आप लोगों ने जिन्होंने सारा पढ़ा है तो उनको ऐसा लग रहा होगा रिवीजन हो रहा है हमारा सारे के सारा, तो आपको हर टेस्ट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्लेम रेनेसेंस। देखो इनमें से कौन सा हार्लेम रेनेसेंस से रिलेटेड नहीं है। तो देखो हमें ये तो बिल्कुल नाम पता ही है, काउंटी कलन, लैक्सटन ह्यूज और जोरा नील हस्टन, ये सब तो हार्लेम रेनेसेंस से संबंधित हैं। हार्लेम रेनेसेंस, ओके, ये तो बहुत बड़े नाम है हार्लेम रेनेसेंस के, ओके। और हार्लेम रेनेसेंस हमें ध्यान होना चाहिए कब से कब तक था, 1920s टू 1930s। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हार्लेम रेनेसेंस, लैक्सटन ह्यूज अभी हमने पढ़ाई था, लैक्सटन ह्यूज का मेरे पोइम का नाम ही हार्लेम है, ओके। उसके बाद जोरा नील हस्टन, इसकी बहुत ही फेमस जो है वर्क है, देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, है ना। इसके अलावा ये कॉल्सन व्हाइटहेड, अब देखो कॉल्सन व्हाइटहेड तो 21st सेंचुरी का है, कॉल्सन व्हाइटहेड जो है, और ये तो बहुत ही फेमस है। व्हाई ही इज फेमस, बिकॉज ये कॉल्सन व्हाइटहेड एक ऐसा राइटर है जिसको 2 बार पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। क्या है, 2 बार पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। तो देखो इसका एक वर्क है, ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, मैं वही बात बता रहा हूं, आप केवल इसको समझकर ही बहुत सारी जो है मोटी मोटी बातें समझ सकते हो कि जो कौन कौन सी चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है द अंडरग्राउंड रेल रोड, और एक है द निकल बॉयज। ये 2 वर्क हैं इसके, जिनकी दोनों को क्या मिला है, पुलित्जर प्राइज मिला है। तो कॉल्सन व्हाइटहेड ऐसा राइटर है अफ्रो अमेरिकन जिसको कि 2 बार पुलित्जर प्राइज मिल चुका है, और ये 21st सेंचुरी का है। तो आप देखो ये हार्लेम रेनेसेंस तो 1920 से 1930 तक है, तो बहुत ही क्लियर सा आंसर है। और वैसे भी ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही ईजी है, इस तरीके से ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्लेम रेनेसेंस, तो आंसर क्या हो गया आपका, कॉल्सन व्हाइटहेड। इज इट क्लियर? आगे देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म डबल कॉन्शियसनेस। ये डबल कॉन्शियसनेस टर्म जो है किसने कॉइन की है, फाइन। तो देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये कॉइन करने वाला कौन था, W.E.B. डू बॉयज, ठीक है। यदि बात करें बुकर टी वॉशिंगटन, तो बुकर टी वॉशिंगटन के बारे में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हमें ये बुकर टी वॉशिंगटन के बारे में ध्यान रखनी है, वो इसकी ऑटोबायोग्राफी है, और वो है अप फ्रॉम स्लेवरी, अप फ्रॉम स्लेवरी। और ये W.E.B. बॉयज ने ही डबल कॉन्शियसनेस टर्म को कॉइन किया था। और डबल कॉन्शियसनेस क्या है, डबल कॉन्शियसनेस एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है दैट फोर्सेस ब्लैक मैन टू लुक themselves थ्रू द आईज और टू द डिस्टॉर्टेड आईज ऑफ वाइट। देखो डबल कॉन्शियसनेस क्या है, मैं आपको बता देता हूं, ए साइकोलॉजिकल कंडीशन दैट फोर्सेस ब्लैक मैन टू सी themselves through the eyes of, through the distorted eyes of, through the distorted eyes of white people। देखो ये डबल कॉन्शियसनेस है, ध्यान रखना, आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसने जो टर्म कॉइन की डबल कॉन्शियसनेस, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है साइकोलॉजिकल, PSYCHOLOGICL, साइकोलॉजिकल कंडीशन। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि ब्लैक मैन को ये फोर्स करती है, ब्लैक मैन जो है बाध्य हो जाता है कि वो अपने आप को वाइट लोगों की नज़रों से देखे। अब वाइट लोग जो है ब्लैक लोगों को कैसे नज़रों से देखेंगे, इन्फीरियर नज़रों से ही देखेंगे। तो इस तरीके से उसके अंदर डबल कॉन्शियसनेस, एक तो वो खुद अपने आप को जिस हिसाब से देखता है और एक उनकी आंखों से देखता है, तो डबल कॉन्शियसनेस इसे कहते हैं। ए साइकोलॉजिकल कंडीशन दैट फोर्सेज अ ब्लैक मैन टू सी हिमसेल्फ थ्रू द डिस्टॉर्टेड आइज ऑफ
वाइट पीपल। इज इट क्लियर? तो ये डबल कॉन्शियसनेस हो गया, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना है, फ्रेडरिक डगलस के बारे में आप ध्यान रखें तो इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना, उसका नाम ही ऐसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ फ्रेडरिक डगलस इस तरीके से, ओके। और उसका आगे रिवाइज्ड फॉर्म जो है उसका नाम है माई बॉन्डेज एंड माई फ्रीडम। ये पूछ लेते हैं कई बार इसकी, माई बॉन्डेज एंड माई फ्रीडम, माई बॉन्डेज एंड माई फ्रीडम, ओके। तो ये इसकी क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ चॉइसेस में से, आपको ये ध्यान, आंसर तो आपका ये हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है बुकर टी वॉशिंगटन की उसकी जो फेमस ऑटोबायोग्राफी है वो है अप फ्रॉम स्लेवरी। WEB बॉयज जो है उसने डबल कॉन्शियसनेस टर्म कॉइन की। इसके अलावा आपको फ्रेडरिक डगलस के बारे में यदि कुछ चीज़ ध्यान रखनी है तो ध्यान रखना है इसकी ऑटोबायोग्राफी, नाम ऐसे ही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ फ्रेडरिक डगलस, और इसको रिवाइज्ड और एनलार्ज किया गया, उसका नाम था माई बॉन्डेज एंड माई फ्रीडम। तो ये पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन कि माई बॉन्डेज एंड माई फ्रीडम किसका वर्क है, तो ध्यान रखना वो है फ्रेडरिक डगलस का। फाइन, आगे देखते हैं। द कैरेक्टर ऑफ टी केक अपीयर्स इन, देखो ये जो टी केक कैरेक्टर है वो किस में आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है ज़ोरा नील हस्टन, देयर आइज वर वॉचिंग गॉड। अभी मैंने बात भी की थी, मैंने बताया भी था ये वर्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ज़ोरा नील हस्टन, देयर आइज वर वॉचिंग गॉड। देखो इसमें स्टोरी जो है एक लड़की की है, जेना क्रॉफोर्ड, ठीक है ना, जेनी, सॉरी, देखो JANNIE, जेनी नाम की एक लड़की की स्टोरी है, ओके। अब जेनी क्रॉफोर्ड जो है उसके साथ क्या होता है कि भाई पहले तो उसकी जो है उनके साथ उसके जेनी क्रॉफोर्ड जो है उसकी पहले दादी होती है जिसका नाम नैनी होता है, फिर उसकी मदर होती है लीफी, फिर उसके बाद ये जेनी, ओके। तो इनके साथ पहले इसकी जो ग्रैंड मदर का रेप होता है, इसकी मदर का रेप होता है, उसके बाद जो है इसका खुद का रेप होता है। तो इसकी लाइफ में इसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब उन परेशानियों का वो सामना करती है तो परेशानियों का सामना करते करते उस बहुत ज़्यादा सफर्ड रहती है। लास्ट में वो एक पर्सन से मिलती है और जिस पर्सन का नाम होता है टी केक। एक जो लास्ट में जो पर्सन है जिससे कि वो मिलती है उस पर्सन का नाम होता है टी केक। अभी नाम थोड़ा अटपटा सा इसलिए पूछने की संभावना, ये टी केक को मिलती है, लेकिन टी केक वंस टी केक के साथ इसका बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन वो दोनों जो है बिल्कुल अच्छी तरह से रह रहे होते हैं। लेकिन वंस टी केक वॉज बिटन बाय अ डॉग एंड ही ट्राइज टू किल जेनी, जेनी को मारने की कोशिश करता है और फिर उसके बदले में क्या होता है, जेनी इन सेल्फ डिफेंस किल्ड टी केक, और जेनी जो है अपनी सेल्फ डिफेंस में क्या करती है, टी केक को मार देती है। तो ये इसकी स्टोरी है कि ज़ोरा नील हस्टन, देयर आइज वर वॉचिंग गॉड। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से टाइटल के बारे में बताया था, इस टाइटल का मतलब क्या है, लेकिन अभी इतना डिटेल में हम उसमें बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सुसन लॉरी पार्क्स। सुसन लॉरी पार्क्स का जो वर्क है उसका नाम है टॉप डॉग अंडरडॉग, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ड्रामा के लिए उसको पुलित्जर प्राइज मिला। सुसन लॉरी पार्क को क्या मिला, पुलित्जर प्राइज मिला। इसमें जो दो ब्रदर्स की कहानी है, टॉप डॉग जो है उसका नाम है लिंकन और इसका नाम है बूथ। कई बार कैरेक्टर पूछ लेते हैं कि टॉप डॉग का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, वो लिंकन है, और अंडरडॉग का कौन है, बूथ। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका वर्क है जॉन एडगर वाइडमन, इसका वर्क ब्रदर्स एंड कीपर्स, ठीक है। तो देखो ये ध्यान रखना, ये ब्रदर्स एंड कीपर्स जो है ये इसका मेमवा है, MEMOIR। और ये जो जॉन एडगर वाइडमन जो है और किसके लिए फेमस है, ये ध्यान रखना आपको, ये होमवुड ट्रिलॉजी। पूछ सकते हैं कि होमवुड ट्रिलॉजी से कौन संबंधित है, किसने होमवुड ट्रिलॉजी लिखी है, तो वो जॉन एज वाइडमन है, ठीक है। और जॉन एज वाइडमन जो है उसके मेमवा का नाम है ब्रदर्स एंड कीपर्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछी जाने वाली हैं, और इनमें जो मोटी मोटी बातें इंपॉर्टेंट पूछी जाएंगी तो यही पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद है रिचर्ड राइट का वर्क है नेटिव सन। तो नेटिव सन का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि इसका प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है बिगर थॉमस, बिगर थॉमस। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो हमारा क्वेश्चन था द कैरेक्टर टी केक अपीयर्स इन, कि कैरेक्टर टी केक जो है किस में अपीयर होता है, यानी किस में आता है। तो हमने देखा कि इसका आंसर है ज़ोरा नील हस्टन की देयर आइज वर वॉचिंग गॉड में आता है, ठीक है। फिर हमने औरों के बारे में देखा
और चॉइसेस के बारे में देखेंगे उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सूजन लॉरी पॉक्स का टॉप डॉग अंडरडॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर प्राइज मिला है ड्रामा के लिए। टॉप डॉग जो है वो लिंकन है और ये अंडरडॉग बूथ है। टॉप डॉग का मतलब होता है जो विनिंग कंडीशन में हो, और जो हारने की कंडीशन में हो उसे बोलते हैं अंडरडॉग। इसके अलावा नेक्स्ट देखा हमने जॉन एच वाइडमन, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। एक तो ब्रदर्स एंड कीपर्स, तो इसका मेमवा है ही, ठीक है ना। और इसके अलावा इसने जो एक बहुत ही फेमस जो है वर्क है वो है होमवुड ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी मतलब 3 पार्ट्स में 3 पार्ट्स हैं। इसके अलावा रिचर्ड राइट जो है उसका वर्क आपको ध्यान रखना है, और रिचर्ड राइट का वर्क है नेटिव सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रोटैगनिस्ट कौन है। इसके प्रोटैगनिस्ट का नाम है बिगर थॉमस, THOMAS, ठीक है। उसके बाद देखिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो वन फॉर माई बेबी इज ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क। देखो ये पूछा गया है कि भाई ये जो वन फॉर माई बेबी जो है ओरिजिनल टाइटल है किसका, तो उसका आंसर है जियोवानीज रूम बाय जेम्स बॉल्डविन। देखो ये जियोवानीज रूम जो है ये स्टोरी है किसकी, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डेविड और एक कैरेक्टर है आपका जियोवानी। ये जियोवानी जो है एक इटालियन वेटर है, ओके। स्टोरी जो है पेरिस की है। और जो इंपॉर्टेंट बात आपको इस वर्क के बारे में ध्यान रखना है वो ये है, इस वर्क की जो थीम है वो है होमोसेक्सुअलिटी। इसकी थीम क्या है, होमोसेक्सुअलिटी इसकी थीम है, फाइन। तो और इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था वन फॉर माई बेबी। तो आंसर तो ये हो गया। फिर और चॉइसेस पर यदि हम देखें तो देखो नेक्स्ट है आपका एनी एलन बाय ग्वेंडोलिन ब्रूक। देखो एनी एलन जो है ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि इसको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, पुलित्जर प्राइज। और ये जो ग्वेंडोलिन ब्रूक है ये फर्स्ट अफ्रो अमेरिकन है जिसको की पुलित्जर प्राइज मिला है फॉर पोइट्री, ओके। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट राइटर टू बी अवॉर्डेड पुलित्जर प्राइज दैट इज ग्वेंडोलिन ब्रूक, एंड फॉर व्हाट, फॉर एनी एलन, फाइन। यदि नेक्स्ट चॉइस की बात करें द ब्लूएस्ट, ये टिक लेना, ब्लूएस्ट आई बाय टॉनी मॉरिसन। देखो ये तो टॉनी मॉरिसन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, ब्लूएस्ट आईज। इसकी जो कैरेक्टर है वो पिकोला है, प्रोटैगनिस्ट ध्यान रखना। एंड शी डिजायर फॉर ब्लू आइज बिकॉज शी कंसिडर्स दैट ब्लू आइज आर द सिंबल ऑफ वाइटनेस, ब्यूटी, ओके। तो इसकी स्टोरी ये है, जो पिकोला जो है ये ब्लू आइज की डिमांड करती है। पिकोला जो है उसका रेप किया जाता है फादर के द्वारा, ठीक है। इसकी स्टोरी इसी तरीके से है कि पिकोला जो है उसको फिर क्या किया जाता है, रेप किया जाता है उसके फादर के द्वारा। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उसके बाद उसका जो है प्रीमैच्योर बच्चा जन्म लेता है, मतलब लेकिन वो मर जाता है। और इसमें ये सुपरस्टिशन भी माना जाता है कि यदि वहाँ पे मैरीगोल्ड्स के फूल यदि खिलेंगे तो बच्चा जिंदा रहेगा, अदरवाइज मर जाएगा। तो मैरीगोल्ड के फूल ना खिले ना बच्चा जिंदा रहा, ठीक है ना। इसमें पिकोला के जो फादर और मदर हैं उनका नाम चॉली और पॉलिन है, और वो किन्हीं वाइट लोगों के यहाँ काम करते हैं, तो वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, ठीक है ना। इस जो पिकोला है इसके फादर मदर जो है उनका नाम है चॉली एंड पॉलिन, और वो वाइट लोगों, ये ब्लैक हैं और ये क्या है, वाइट लोगों के यहाँ काम करते हैं, PAULINE पॉलिन। ये जो है वाइट लोगों के यहाँ काम करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं वो। तो देखो अब यदि इस नॉवल के बारे में जो मेन बातें पूछी जाती हैं, हमने ये स्टोरी देखी तो हमने देखा इसकी थीम क्या हो गई, रेसिज्म हो गई। एक इसकी थीम जो है इंसेस्ट रिलेशन हो गई, INCEST, इंसेस्ट। फिजिकल रिलेशन बिटवीन वंस फैमिली मेंबर्स। और इसकी एक थीम जो है चाइल्ड मॉलेस्टेशन भी हो गई, ठीक है ना। उसके फादर मदर जो है वाइट लोगों के यहाँ काम करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो रेसिज्म। इसके फादर जो है अपनी जो है बेटी के साथ रेप करते हैं, इंसेस्ट रिलेशनशिप। तो इस तरीके की इसकी थीम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ब्लूएस्ट आइज। इसके बाद नेक्स्ट जो है एलिस वॉकर का द कलर पीपल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके बारे में जो आपको ध्यान रख सकते हो वो बातें ये हैं कि जो कलर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो कलर पर्पल है इस वर्क, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये इपिस्टोलरी फॉर्म में है, EPISTOLARY,
एपिस्टोलरी का मतलब होता है नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लेटर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लड़की है, देखो दो लड़कियों की स्टोरी है, एक है CELI, ये तो इसकी प्रोटैगनिस्ट है सीली, और एक है नेटी, ये दोनों सिस्टर हैं। और सीली जो है अगेन रेप्ड बाय हर फादर, और फादर का नाम एल्फोंसो होता है और उसको पा बुलाया जाता है इस वर्क में। और यहाँ पर ये क्या है, सीली जो है फ्रीक्वेंटली गॉड को पत्र लिखती है, भगवान को पत्र लिखती है शिकायत करते हुए। और इसमें नेटी भी जो है, जब दोनों बहनें अलग हो जाती है तो नेटी भी सीली को बहुत सारे पत्र लिखती है, और उसके आगे उनके थ्रू नॉवल जो आगे डेवलप भी होता है। तो नॉवल जिसमें कि लेटर्स के थ्रू आगे डेवलप होता हो, नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लेटर, उसे बोलते हैं एपिस्टोलरी। तो ये क्या है, कलर पर्पल जो है एपिस्टोलरी नॉवल है। तो ये थोड़ी बहुत स्टोरी, इनके कैरेक्टर्स वगैरह में ध्यान रहने चाहिए, है ना। हमने डिटेल में पढ़ा था पूरा इनके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो ये आपको आंसर तो आपका ये है कि भाई वन फॉर माई बेबी जो है, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, जियोवानीज रूम बाय जेम्स बॉल्डविन। लेकिन आपको इन चॉइसेस जो है मैंने इसलिए दे रखी हैं, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट बता दो, हमें इतना याद नहीं होता। तो ये टेस्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लिए इसलिए जा रहे हैं कि उसमें सारे के सारे चॉइसेस, इंटेंशनली इतने सारे चॉइसेस में वही वर्क दिए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिनका कोई ना कोई रेफरेंस है, और उन रेफरेंसेस को मैं बता रहा हूँ। तो आप इन जो चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ इन पर फोकस ज़्यादा करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम में तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, और जैसे किसी को इतना लर्न नहीं होता, तो ये जो है विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, इनका तो ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्टोरी कलेक्शन गॉरिला माई लव इज रिटन बाय। स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है गॉरिला, ठीक है ना, माई लव इज रिटन बाय। तो इसका आंसर है टॉनी केड बैम्बरा। अब देखो ध्यान रखना, ये जो है स्टोरी ऑफ माई लव, ये जो है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। ओके, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो कई यूनिवर्सिटीज में लगी भी हुई है, ब्लूज आंट नो मॉकिंग बर्ड, ठीक है ना। इस तरीके से टाइटल है कि ब्लूज आंट नो मॉकिंग बर्ड, कि ब्लूज जो है यानी कि ये अफ्रो अमेरिकन लोग जो है, मैंने समझाया था ब्लूज, स्पिरिचुअल्स, गॉस्पल्स, ये सब समझाया था हमने। तो ये जो ब्लूज जो है आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ मॉकिंग। इसमें बताया जाता है कि दो इंग्लिश कैमरामैन आते हैं, वाइट मैन, और वो फिर यहाँ पे आके जो ब्लैक लोग बड़े आसानी से अपने स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जी रहे होते हैं, उनकी फोटोग्राफी करके उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस करते हैं। तो ये जो आपका गॉरिला माई लव जो है, ये स्टोरी का कलेक्शन है, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसका नाम है ब्लूज आंट नॉट मॉकिंग बर्ड। ओके, फिर देखो यदि हम और इनके बारे में बात करें, और सारे वर्क्स के बारे में, तो देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है रीटा डव, ठीक है। रीटा डव के बारे में जो आपको बात ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि रीटा डव जो है वो पहली पोइट लॉरिएट है। रीटा डव, और तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस की, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि रीटा डव जो है पहली पोइट लॉरिएट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और रीटा डव जो है उसका एक वर्क है और जिसका नाम है थॉमस एंड बिला, उसके लिए जो है इसको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑक्टेविया एस्टेला बटलर। तो देखो ऑक्टेविया एस्टेला बटलर के बारे में आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी हो, तो आपको ध्यान रखना है किसके लिए फेमस है, साइंस फिक्शन के लिए। किसके लिए फेमस है, साइंस फिक्शन, ठीक है। इसके जो वर्क हैं, एक तो पैटर्निस्ट सीरीज है, ठीक है ना, जिसमें आप देखोगे टेलीपैथी और एक्स्ट्रा टेरेंस्ट्रियल जो एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा आप इसका एक वर्क देखोगे जिसका नाम है किंड्रेड, जिसके अंदर टाइम ट्रेवलिंग की बात की गई है। तो ये ऑक्टेविया बटलर साइंस फिक्शन के लिए पॉपुलर है, ठीक है। रीटा डव मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट जो है पोइट लॉरिएट है यूएसए की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें, जो मोटी मोटी बातें हैं। नेक्स्ट है आपका अराइवल ऑफ मिस्टर डॉग इज अ पैरोडी ऑफ सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडो। ये अराइवल ऑफ मिस्टर डॉग जो है पैरोडी है किसकी, सैमुअल बेकेट की वेटिंग फॉर गॉडो। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था क्लास में। तो ये जो है किसका वर्क है, तो ये है लॉरेन हैंसबरी का, ठीक है। देखो अब यदि हम बात करें वॉल्टर मॉसली, ठीक है ना, तो वॉल्टर मॉसली किस लिए फेमस है, क्राइम फिक्शन के लिए, क्राइम फिक्शन। और इसमें जो कैरेक्टर होता है वो उसका नाम होता है इजी, पूरा नाम होता है इज़ेकियल, EZEKIEL, इज़ेकियल इजी रॉलिंस।
RAWLINS। तो ये जैसे डिटेक्टिव होता है ना, उस तरीके से एक डिटेक्टिव है क्राइम फिक्शन का, जो वॉल्टर मॉसली के वर्क्स में पाया जाता है। तो आपको 2-3 ध्यान रखनी है वॉल्टर मॉसली के बारे में। पहली बात तो ये क्राइम फिक्शन के लिए पॉपुलर है, और इसमें जो डिटेक्टिव है उसका नाम होता है इज़ेकियल ईजी रॉलिंस। ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें तो हम, यदि इस राइटर की बात करें जॉन एच वाइटमन, तो जॉन एच वाइटमन के बारे में मैंने आपको बताया। एक तो आप, ये किसके लिए फेमस है? होमवुड ट्रिलॉजी के लिए। ये बातें आप ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपको। एक तो होमवुड ट्रिलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है ये ट्रिलॉजी है। एक ब्रदर्स एंड कीपर्स, एक इसका वर्क है ब्रदर्स एंड कीपर्स, ये इसका मेमवा है, MEMOIR। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखने की बात है। यदि जेम्स वेल्डन जॉनसन की बात करें तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है जिसका नाम है लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है जिसका नाम है LIFT, लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसे जो है ब्लैक नेशनल एंथम मानते हैं, यानी ब्लैक लोगों का ये नेशनल एंथम माना जाता है पोइम। ब्लैक लोग जो हैं, ब्लैक अफ्रीकन्स जो हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, उनका ये जो पोइम है लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग, इसको ब्लैक नेशनल एंथम के रूप में माना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमारा क्वेश्चन तो केवल ये था कि अराइवल ऑफ मिस्टर डॉग इज अ पैरोडी ऑफ सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉडो। तो ये लॉरेन हैंसबरी आप जानते हो किसके लिए फेमस है? ए रेजन इन द सन, इसके लिए फेमस है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर ही देख लिया कि वॉल्टर मॉसली क्राइम फिक्शन के लिए, ठीक है ना, ये वाइडमन जो है होमवुड ट्रिलॉजी और ब्रदर्स एंड कीपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जेम्स वेल्डन जॉनसन, इसका जो वर्क है, इसकी पोएम है लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग, ये किस लिए पॉपुलर है? क्योंकि इसको जो है ब्लैक नेशनल एंथम के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, देखो, ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी ब्लैक पर्सन्स पर्पस इन पासिंग माइट हैव बीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो पासिंग क्या होता है? पासिंग ये जो मिक्स्ड पर्सन होता है, मिक्स्ड पर्सन का मतलब जिसके पेरेंट्स ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में हो, यानी पेरेंट्स में एक ब्लैक हो एक वाइट हो, उसे कहते हैं मिक्स्ड पर्सन। उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड पर्सन। और उसके लिए एक नाम दिया जाता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, MULATO, म्यूलाटो। तो जो मिक्स्ड पर्सन है, ठीक है ना, देखो ध्यान रखना, पासिंग किसे कहते हैं? जब मिक्स्ड पर्सन ये डिजायर करने लग जाए, ये चाहने लग जाए कि मेरी आइडेंटिटी वाइट के रूप में हो रादर देन ब्लैक, ठीक है ना, जब मिक्स्ड पर्सन ये चाहने लग जाए, ठीक है ना, देखो मिक्स्ड पर्सन wants to be identified as a white rather than a black person। देखो इसे कहते हैं पासिंग, यानी एक जगह से एक से दूसरी स्टेज में पास हो जाना। तो मिक्स्ड पर्सन जो होता है wants to be identified, यदि वो ये चाहने लग जाए, उसकी ये इच्छा जागृत हो, ठीक है ना, ऐसा अपने आप की वो क्या चाहे, अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहे एज वाइट रादर देन ब्लैक की जगह, तो इसे कहते हैं पासिंग। ठीक है, तो वो कह रहा है 20th सेंचुरी में जो पासिंग का मेन पर्पस क्या था, वो ये था कि यदि आप अपने आप को वाइट की तरह ट्रीट करोगे, वाइट कंसीडर करवाओगे, तो उससे ये होता है, वहाँ पे जब इस तरीके से आपको पता है कि रेस डिस्क्रिमिनेशन था, तो वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, तो उस वक्त क्या होता था कि ट्रेन में और आपको बेटर सीट मिल सकती थी, थिएटर में, ट्रेन में, तो उसका पर्पस यही था टू गेट बेटर एकोमोडेशन ऑन ट्रेन, बेटर सीट्स इन थिएटर। ठीक है ना, देखो पासिंग के लिए जो सबसे पहला वर्क जो माना जाता है वो जैकब वेब का माना जाता है, जिसका नाम है गेरियर्स एंड देयर फ्रेंड्स। ठीक है ना, बताया था मैंने आपको। तो गेरियर्स एंड द फ्रेंड्स जो सबसे फर्स्ट वर्क है जिसमें कि पासिंग के कॉन्सेप्ट को जो है बताया गया। तो नेक्स्ट देखें हम, Who was the first black woman to win the Nobel Prize for Literature? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? टोनी मॉरिसन। ठीक है, ये सारे राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिस वॉकर, ग्वेंडोलिन ब्रूक फर्स्ट पुलित्जर प्राइज मिला है एलिस वॉकर। ठीक है ना, एलिस वॉकर जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कलर पर्पल के लिए उसको पुलित्जर प्राइज मिला है। ठीक है, तो ये आपको
चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको सेकंड क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट आपके जो 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि ये आपने 10 क्वेश्चन नहीं किए, कम से कम 100 क्वेश्चन कर लिया आपने, ओके। ये 10 क्वेश्चन है, ये आपको 100 और बल्कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है उनका समावेश हो गया इसमें, फाइन। तो आप लोग इनको जो क्लास को ढंग से सुने और सोचें कि भाई इनमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आगे के क्वेश्चन, और इसके अलावा आपका रिजल्ट भी बताएंगे कि भाई किस किस अंडर 10 में कौन कौन आया हुआ है, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, बाकी का नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।